हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर साथीगण आज 26 है और आज के पेपर में साथीगण आइए चर्चा करते हैं कि आपकी एनटीपीसी 2021 में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके सेबी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना, और ये आपकी एनटीपीसी 2021 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आइए थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनायक बोर्ड, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनका फुल फॉर्म आप सब साथीगण याद रखिएगा। अगर मैं इनकी स्थापना की बात करूं तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुआ था दोस्तों, और ये एक प्रकार से गैर सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाता है। अगर मैं वहीं आरबीआई की बात करूं दोस्तों तो 1934 में आरबीआई का एक्ट आया था, और वहीं अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था दोस्तों, जो आप सबको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ साथीगण नाबार्ड, जो आपके 12 अप्रैल 1982 की इसकी स्थापना हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये शिवरामन समिति, जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक किस समिति की सिफारिश पर स्थापना किया गया था, तो आपके शिवरामन समिति के सिफारिश पर जो कि स्थापना हुआ था साथीगण। और ये क्वेश्चन आपको आरबीआई से और याद रखना कि 1949 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, जो ये भी क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी में साथीगण पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और 2016 से लेकर 2021 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, कुल 17 टॉपिक का दोस्तों मैंने ई बुक बनाया हूँ, जिसमें से दोस्तों मात्र और मात्र 21 रुपये आप सबसे लग रहा है। पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद है, विटामिन है, डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल, नदी, बांध, झील, खेलकूद आ जाएगा, पुस्तक लेखक आ जाएगा, त्यौहार आ जाएगा, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, जनगणना से संबंधित है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों, फुल फॉर्म से संबंधित दोस्तों, मंदिर से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, कुल 17 टॉपिक है दोस्तों, जो आप सबके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा टॉपिक दोस्तों। और मात्र आप सबके लिए दोस्तों मैं 21 रुपये ले रहा हूँ। अगर दोस्तों आप सबको इस ई बुक लेना है दोस्तों, तो इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप ले सकते हो दोस्तों, 7856897115 दोस्तों, आप ज़रूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों, इसमें से पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया, आप ये सैंपल देख सकते हो दोस्तों। और ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। अब की बार एनटीपीसी पर बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो अब तक ले चुका है, अगर आपको दोस्त लेना है तो आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पानी की कौन सी पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। साथीगण ये क्वेश्चन आज एक नया नहीं है, हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाक जलुड मरुदमद, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो भारत और श्रीलंका को साथीगण ये अलग करता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन केवल जानने से नहीं होगा, लेकिन इनसे और भी क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं डूरन रेखा की बात करूं तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। साथीगण मैं कह रहा हूँ ना, ये जितने भी क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत के साथ दोस्तों क्वेश्चन पीपीटी को बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। अगर मैं बेरिंग जलुड मरुद की बात करूं तो रूस और अमेरिका को अलग करता है साथीगण, ये भी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखना है। अगर मैं जिब्राल्टर जलुड मरुद की बात करूं साथीगण, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है दोस्तों, और ये यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और वहीं अगर मैं पाक जलुड मरुद की बात करूं तो भारत और श्रीलंका को साथीगण ये अलग करता है, ये भी पॉइंट आप सबको याद रखना है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको अच्छा लगे ना, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको क्लास चाहिए दोस्तों मेरे साथीगण, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पौधे को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा का समूह नहीं है। ब्रायोफाइटा दोस्तों एकदम है, टेरिडोफाइटा ये भी दोस्तों, जिम्नोस्पर्म और प्रोटोकॉर्डेटा। लेकिन मेरे साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके प्रोटोकॉर्डेटा एक 5 समूहों में से नहीं है, जिसमें से ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा ये 3 के 3 है दोस्तों। लेकिन और दो कौन कौन सा है, और उनके एग्जाम्पल भी दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसमें से थैलोफाइटा, ब्राइडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 मुख्य समूह दोस्तों
जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ दोस्तों थैलोफाइटा से अगर कुछ इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये थैलोफाइटा ये पौधे बिना जड़, तना और पत्ती वाले होते हैं। जैसे कि शैवाल, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल किस ग्रुप में रखा गया, तो थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूँ कि ये पौधे बिना जड़, तना और पत्ती वाली होता है, लेकिन उनमें संवहन उत्तक होता है, जैसे कि मॉस और लीवर वॉर्ड्स, जो आप सबको साथीगण आपके ब्रायोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप सबको याद रखना है। अगर मैं टेरिडोफाइटा की बात करूँ साथीगण, तो इन पौधों में जड़, तना, पत्तियाँ होती है, लेकिन बीज नहीं होता है, जैसे कि फर्न, ये आपके टेरिडोफाइटा की एग्जाम्पल है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ साथीगण, तो पौधे में बीज होते हैं जो खुले रूप में होता है, जैसे कि साइकस हो गया, फाइन वृक्ष आ गया, ये जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल है। और अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँ दोस्तों, जो पौधे के बीच में होते हैं और फल के अंदर होते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, आम हो गया, ये एंजियोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो साथीगण ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगे ना तो एक रिव्यू जरूर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ साथीगण, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनकी स्थापना आपके 1998 में। हमेशा दोस्तों जितने भी स्पेस सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो डीआरडीओ का अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ साथीगण तो नई दिल्ली, और इनकी अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो 1958 आ जाएगा। साथीगण आपके एग्जाम में डीआरडीओ से उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपके इसरो का भी मुख्यालय आप सबको याद रखना आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। और अगर मैं इसरो की स्थापना की बात करूँ तो आपके 1969 में आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं डीआरडीओ की मुख्यालय की बात करूँ तो 1958 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसरो की मुख्यालय की बात करूँ साथीगण तो आपके बेंगलोर आ जाएगा। और बेंगलोर दोस्तों आपके 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था और उस वस्तु के बराबर वजन दान के रूप में पेश किया जाता था, और इस प्रथा को क्या कहा जाता था? साथीगण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुला भरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, जो IWT पर हस्ताक्षर किस शहर में किया गया था? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके कराची आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आइए इस क्वेश्चन से और भी आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि सिंधु जल संधि आपके 1960 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के माध्यम से दोस्तों जो कि किया गया था। अगर मैं इस पर हस्ताक्षर की बात करूँ दोस्तों, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने 1960 में सिंधु पर हस्ताक्षर किया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है, भारत के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो मोहम्मद अयूब खान, जिन्होंने 19 सितंबर 1960 को संधि पे साइन किया था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें किसके द्वारा दोस्तों मध्यस्थता किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता किया गया था दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें नदी का जो बंटवारा है ना, सिंधु नदी और सहायक नदियों में से दो भागों में बांटा गया था। पाकिस्तान को सिंधु और झेलम और चनाब नदियों का पानी उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, जबकि भारत को रावी, ब्यास, सतलज इन नदियों को पानी उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम, चनाब और जो आपके सिंधु ना, ये तीन नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और जबकि भारत के रावी, ब्यास और सतलज ये तीन नदी का भारत 80% उपयोग करेगा, बचा 20% पाकिस्तान जाएगा। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए, ये बेसिकली साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सबको ध्यान देना है। अगर मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर बात करूँ तो गांधी इरविन समझौता आप सबको पुनः कह रहा हूँ 5 मार्च 1931 को हुआ था, और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि लॉर्ड इरविन के समय कौन सी घटना हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपको साथीगण याद रखना है। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। अगर मैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक की बात करूँ दोस्तों, तो डॉक्टर होमी जे भाभा इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, डॉक्टर होमी जे भाभा ये भारत के एक महान वैज्ञानिक था जिन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका 30 अक्टूबर 1909 में इनका जन्म हुआ था और वहीं 24 जनवरी 1966 का मृत्यु हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रचनाएं आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट 1999 में दोस्तों उन्होंने किया। इग्नाइट्स माइंड दोस्तों 2002 में नामक पुस्तक जो कि शामिल है। और दोस्तों इनसे संबंधित जो कि कुछ सर्वोच्च सम्मान भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से पद्म भूषण आपके 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके भारत रत्न है, जो साथीगण आप सबको याद रखना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और इन्होंने दोस्तों विंग्स ऑफ फायर और साथीगण इग्नाइट्स माइंड से दो इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने ही लिखा था, जो आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा, सारनाथ स्तूप, सफद रंग मकबरा आ जाएगा और ताजमहल। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो जो सफरदंग जो मकबरा है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा, सारनाथ स्तूप और ताजमहल ये तीनों का तीनों आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं तो ताजमहल आपके आगरा में, लाल किला आपके दिल्ली में, जामा मस्जिद आपके दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, अजंता गुफा महाराष्ट्र, एलोरा गुफा महाराष्ट्र और हम्पी आपके कर्नाटक में। ये जितने भी दोस्तों स्मारक है आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको साथीगण याद रखना है, ठीक है, कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में, लाल किला दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, अजंता गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में और हम्पी आपके कर्नाटका में। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट महाबलीपुरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष क्या बोल रहा, जो कि शुरुआत किसने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया था। लेकिन दोस्तों इसके साथ मैं आपको ऐसे जाना तो देंगे नहीं। आइए दोस्तों, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को सॉरी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014 को, श्रम जयते योजना आपके 16 अक्टूबर 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों हृदय योजना आपके 21 जनवरी 2015 को। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार के एक बार रिवीजन जरूर बाद में करना, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कितना खतरनाक है। दोस्तों मैं आप सबके लिए मेहनत करके लाता हूँ यार, ऐसी नहीं ला के आता। एक क्लास के लिए दोस्तों मैं एटलीस्ट आपको बता रहा हूँ 2 से ढाई घंटे टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूँ अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको भी एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि नहीं वाकई में अगर मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मुझे पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये जितने भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सबको नोट कर लेना है। और इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है आप जाके वहाँ से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित जो संविधान किस देश के पास है। तो दोस्तों आप सबको ही पता होगा कि भारत इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ बारों में, तो अगर मैं गठन की बात करूँ तो 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पे संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर मैं संविधान सभा की बात करूँ दोस्तों तो 389 सदस्य था, जिसमें से 292 प्रांतीय, बाकी जितने भी था रियासत प्रतिनिधित्व थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का जब बैठक हुआ था उसमें कितने सदस्य था, तो 389 सदस्य था, जो टोटल आपके 292 प्रांतीय से था और जितने भी बचा हुआ आपके रियासत के प्रतिनिधित्व था, ठीक है। अगर मैं संविधान सभा की अगर मैं बात करूँ कि उसमें से जो अध्यक्ष की बात करूँ तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया था। और अगर मैं वहीं अस्थाई की बात करूँ तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी पॉइंट साथी आप सबको
याद रखना। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं किया था? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण, तो आप सबको याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले, जो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं कुछ बाल गंगाधर तिलक से इंपॉर्टेंट अगर बुक की बात करूँ दोस्तों, तो गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक होम इन द वेदास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने केसरी जो मराठी भाषा में लिखा था, और मराठी अंग्रेजी नामक 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, जो साथीगण आप सबको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये आपके जो ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सांदू राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बल फकरम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एनसी राष्ट्रीय उद्यान, और दाचिंगरम, ये तीनों के तीनों आपके भारत के राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन आपके सादुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, सो भारत के राष्ट्रीय उद्यान में से नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कुछ कहूँ कि भारत के इंपॉर्टेंट अगर राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में, रणथंभौर जो नेशनल पार्क आपके राजस्थान में, काजीरंगा आपके असम में, कान्हा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में। ये जितने भी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में, रणथंभौर आपके राजस्थान में, काजीरंगा आपके असम में, और कान्हा नेशनल पार्क आपके भारत के मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो अगर मैं आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की बात करूँ साथीगण, तो एडम स्मिथ इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं मनमोहन सिंह से कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ, तो चेंजिंग इंडिया इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पुस्तक है दोस्तों, और आप सबको याद रखना है कि मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया था। अगर मैं अमर्त्य सेन से बात करूँ दोस्तों, तो 1998 में उसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1998 में, और मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा था। अगर दोस्तों मैं जॉन मेनार्ड किन से बात करूँ दोस्तों, तो इन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दोस्तों आपके एनटीपीसी में कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। आप सबको याद रखना है कि जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी, ये दोनों पुस्तक आपके जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? अगर मैं कोबोल का पूर्ण रूप की बात करूँ दोस्तों, तो कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अगर फुल फॉर्म की बात करूँ, तो HTML का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। HTTP दोस्तों ये भी लिख के ले लो दोस्तों, कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर दोस्तों आपने एक मेरा क्लास जो अभी एनटीपीसी का मैं फिलहाल करवाया हूँ फुल फॉर्म का, इसमें से जितना भी मैं अभी फुल फॉर्म का लाया हूँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वहाँ करवाया हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RTGS दोस्तों रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, बैंक से संबंधित दोस्तों। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दोस्तों। UPI यूनिफाइड पेमेंट जो कि इंटरफेस। ये जितने भी दोस्तों 5 मैंने फुल फॉर्म आपके लिए रखा हूँ ना, आप लिख के ले लो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने कहा ना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैं वही लाता हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन से असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो दोस्तों वकीलों में न्याय में भाग लिया, छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए, मजदूर वर्ग कई कस्बों और शहरों में हड़ताल चला गया, किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मजदूर वर्ग कई कस्बे और शहरों में हड़ताल पर चला गया था, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं खिलाफत आंदोलन की बात करूं, तो 1919 में शुरू हुआ था, और वहीं मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं तो 1920 में शुरू हुआ था। लेकिन दोनों आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला, फिर जाके 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, और फिर जाके 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया गया था। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किसके कारण से वापस लिया था, तो चोरी चोरी घटना के कारण से हुआ था दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में जितना भी कह रहा हूँ दोस्तों,
क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड नहीं है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैं आपको शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ ना, आप दोस्तों केवल पढ़ता चला जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में माना जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर 1857 की क्रांति आ जाएगा, ठीक है, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं 1857 की क्रांति के कुछ नेतृत्व जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल, दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर और साथ ही नाना साहब, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और नाना साहब। अगर मैं झांसी की बात करूँ तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे, तीनों दोस्तों आपके झांसी से संबंधित था। और अगर मैं कानपुर से बात करूँ तो नाना साहिबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमेशा नेतृत्व किसने किसने किया था, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, बिहार में कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और नाना साहिबा। अगर मैं झांसी से बात करूँ तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे। और कानपुर से बात करूँ तो नाना साहिबा। इस क्वेश्चन का साथी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला थी। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर एक भारतीय था दोस्तों। अगर मैं सॉरी एक अमेरिका, दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली भारतीय महिला एक अमेरिकी थी। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी चित्रकला आपके बिहार में किया जाता है दोस्तों। और ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट चित्रकला से क्वेश्चन है दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं दोस्तों मधुबनी जो आपके बिहार में, और वर्ली आपके महाराष्ट्र में, पिंथौरा आपके मध्य प्रदेश में, कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश में, कांगड़ा आपके हिमाचल प्रदेश में, दोस्तों आप सबको याद रखना है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। मधुबनी आपके बिहार में, वर्ली महाराष्ट्र में, पिंथौरा मध्य प्रदेश में, कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश में और कांगड़ा चित्रकला आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख चित्रकलाओं में से एक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे जाना जाता है, तो एडम स्मिथ को जाना जाता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप सबको आरआरबी एनटीपीसी के दोस्तों 2025 के लिए एक मैंने ई बुक बनाया हूँ, जिसमें से साथीगण 17 टॉपिक है। और 2016, 2020, 2021 में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपये लग रहा है। इसमें से कुल 17 टॉपिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर साथीगण आप सबको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। बहुत से ऐसे मेरे साथीगण जो अब तक ले चुका है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पूरे फ्रेश कंटेंट है दोस्तों, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपकी बार एनटीपीसी पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर मेरे साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो एटलीस्ट दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सब मेरे साथीगण।